नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों लेकर आ गए हैं बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस को, जो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में थोड़ा डीपली तक जाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ईजी प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका डिटेल्स मैं कवर करवाऊँगा, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल तक जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड पर हैं, इसलिए आपको पढ़ना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? ये तो दोस्तों आपको पता होगा किसको कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है कहा जाता है आत्महत्या की थैली। और क्यों कहा जाता है दोस्तों सुसाइडल बैग? क्योंकि दोस्तों जब कोशिका क्षतिग्रस्त, संक्रमित और पुरानी हो जाती है तो लाइसोसोम की झिल्ली जो है फट जाती है और इसके एंजाइम बाहर निकलकर स्वयं की कोशिकाओं को जो है नष्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों ऑटोलिसिस कहलाती है। जब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर उसमें कोई संक्रमण आ जाता है या फिर पुरानी हो जाती है तो दोस्तों उसकी लाइसोसोम की झिल्ली जो है फट जाती है, जिसके कारण जो है स्वयं की एंजाइम उसमें बाहर निकलकर जिसमें संक्रमित और क्षतिग्रस्त या पुरानी कोशिकाओं को खा जाते हैं, जिसके कारण इसको जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों ऑटोलिसिस कहलाती है। यह जरूरी भी होती है, क्योंकि यदि यह प्रक्रिया नहीं होगी तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो यह रही दोस्तों सुसाइडल बैग की कहानी कि आखिर क्यों कहा जाता है। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ते आए होंगे कि कहा जाता है। कुछ और ऑर्गन्स को देखेंगे जिनके अदर नाम्स भी हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको किस नाम से जाना जाता है, पूरा चार्ट मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। जैसे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, आपको पता होगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? कोशिका का राजमार्ग, हाईवे ऑफ द सेल कहा जाता है। इन सभी को दोस्तों आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सभी पूछे जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहा जाता है? तो ये दोस्तों लिपिड सिंथेसाइजर, वसा संश्लेषण केंद्र को जो है नया उपनाम है ये स्मूथ ईआर का। इसके अलावा गोल्जी निकाय को क्या कहा जाता है? कोशिका का डाकघर या पैकेजिंग केंद्र, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये गोल्जी अपरेटस को, गोल्जी काय को बोला जाता है, कोशिका का डाकघर। लाइसोसोम को अभी आपने देखा दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली को यहाँ पर कोशिका की प्रहरी यानी गेट कीपर ऑफ द सेल, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, इनको आपको पढ़ना ही होगा, तभी आपको ये कंफर्म होगा। साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का जीवन द्रव्य, लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जिसको जो है कोशिका का जीवन द्रव्य कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का अन्य नाम क्या है? कोशिका का रसोई घर, जो केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि किचन ऑफ द सेल, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। वैक्यूल को क्या कहा जाता है? भंडारण थैली, स्टोरेज सेक्स कहा जाता है दोस्तों, भंडारण थैली वैक्यूल्स को कहा जाता है। सेंट्रियोसोल्स को धागों का संयोजक, केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों, जिसको सेंट्रियोसोल्स बोला जाता है, धागों का संयोजक। सेल वॉल का अनदर नाम क्या है दोस्तों? प्रोटेक्टिव आउटर वॉल, सुरक्षा दीवार। सेल वॉल जो है केवल पौधों में होता है, जिसको सुरक्षा दीवार कहा जाता है कोशिका की। इसके अलावा पेरोक्सीसोम्स जो है डिटॉक्स यूनिट, जो है विषहर कोशिकांग कहा जाता है। क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहा जाता है। न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम निर्माण केंद्र जो है न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन में हमने सभी कोशिका से रिलेटेड जितने भी अनदर नाम्स हैं उनको मैंने इंक्लूड किया था। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि A to Z मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वनस्पति कोशिका में कौन सा कोशिकांग हरे वर्णक क्लोरोफिल को जो है संग्रहित करते हैं?
इन ए प्लांट सेल विच ऑर्गेनल स्टोर्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो हरे वर्णक का क्लोरोफिल को संग्रहित कौन से करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हरे वर्णक का संग्रहण किया जाता है। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायक होता है? तो ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको पढ़ना ये जरूरी है। तो लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है दोस्तों, जो लार में उपस्थित होता है और स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल को शामिल किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और यह किसके पाचन में काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, इनको आपको यहाँ पर देखना होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं सिलेवरी एंजाइम्स, जिसको लार एमाइलेज बोला जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों? सेलेवरी ग्लैंड्स में होती है। लार ग्रंथियों के द्वारा इसका उत्पादन होता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। स्टार्च को यह दोस्तों माल्टोज में तोड़ता है, इसका ये फंक्शन है दोस्तों। इनको आपको थोड़ा सा एक बार नज़र देखिएगा, या फिर आप हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। पेप्सिन, यहाँ पर हार्मोन्स को देखेंगे। यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, ये स्टोमच में जो है उत्पत्ति होती है इसका, आमाशय की ग्रंथियों में इसका उत्पादन होता है। प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों, जो कि छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में जो है तो टूटता है, जिसको पेप्टाइड्स बोला जाता है, जिसका पाचन जो है पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों रेनिन, जो कि बच्चों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। स्टोमच में इसका उत्पादन होता है। मिल्क प्रोटीन्स, दूध के प्रोटीन के पाचन के लिए छोटे बच्चों में रेनिन का उत्पादन ज़्यादा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि छोटे बच्चों के मुख में जो है ज़्यादा लार बनता है। वही लार दोस्तों बच्चों के मिल्क के पाचन में काम करता है, यानी दूध के प्रोटीन को जमाने में जो है सहायक करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमच में पाया जाता है दोस्तों, पेप्सिन को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया को मारता है। इसके बाद आता है बाइल जूस। ये दोस्तों एक एंजाइम नहीं है, ये लीवर में पाया जाता है। स्टोर इन गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में स्टोरेज होता है दोस्तों। फैट के पाचन में काम करता है, जो कि वसा को छोटे छोटे कणों में जो है इमल्सिफाई करता है। यह दोस्तों बाइल जूस का काम होता है। इसके बाद आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये दोस्तों पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ये दोस्तों परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार आपको दोस्तों इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसके पाचन में काम करता है? तो यह दोस्तों पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में इसका उत्पादन होता है। प्रोटीन के पाचन में छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। लाइपेज है दोस्तों, जो कि पेनक्रियाज और इंटरनल जूस इनके द्वारा जो है स्त्रावित होता है। फैट का पाचन करता है, जो कि फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। माल्टेज है दोस्तों, जो कि इंटरनल ग्लैंड्स आंत्र ग्रंथियों में यह उत्पादन होता है। डाइसैकेराइड्स को पाचन करता है। माल्टोज को जो है ग्लूकोज में तोड़ता है। सुक्रोज आता है दोस्तों इसके बाद, जो कि इंटेस्टाइन में आंतों में पाया जाता है। सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। फिर लैक्टोज आता है दोस्तों, इंटेस्टाइन में इसका उत्पादन होता है। लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। फिर पेप्टाइड्स आता है। फिर ये जो है इंटेस्टाइन, ये भी आंत में पाया जाता है। पेप्टाइड्स को पाचन करता है, जो कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार दोस्तों एंजाइम्स हैं जो कि विभिन्न अंगों में इनका उत्पादन होता है और विभिन्न प्रकार के पाचक क्रिया में ये भाग लेते हैं। छोटी आंत का कौन सा भाग जो है पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा भाग जो है पोषक तत्वों के अवशोषण में उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखिएगा, पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में किस भाग में होता है? तो यह तो होता है दोस्तों इलियम में। इलियम में इसका जो है, इलियम एक ऐसा भाग होता है छोटी आंत का जहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है अवशोषित होते हैं, क्योंकि पाचन होने के बाद न्यूट्रिएंट को अवशोषण होना भी जरूरी है, तब तो जाके अपना शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो इलियम एक ऐसा भाग है जहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके अलावा और भी पोषक तत्व जो कहाँ कहाँ से अवशोषित होते हैं, जैसे कि फैट का अवशोषण कहाँ पे होता है, पानी का अवशोषण किस भाग से होता है, तो इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। ह्यूमन बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन चार्ट है दोस्तों, जो कि हमने इंक्लूड किया है NCERT क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस ह्यूमन साइकोलॉजी से, जिसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है, उसका एब्जॉर्प्शन स्थान कहाँ है और अवशोषित किस रूप में होते हैं और किस पर्पस से उसका अवशोषण होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लूकोज का जो है अवशोषण स्थान कहाँ पर होता है, कहाँ पर जो है ग्लूकोज का अवशोषण होता है। तो दोस्तों छोटी आंत में इनका अवशोषण किया जाता है, जो कि पचने के बाद छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी इलियम एंड जिजुनम वाले पार्ट में इनका अवशोषण होता है, जो कि मोनोसैकेराइड के रूप में इनका अवशोषण होता है। ऊर्जा प्रदान करने में काम करता है, जो कि एटीपी का निर्माण करता है। ग्लूकोज से दोस्तों डायरेक्ट आप ऊर्जा निर्माण होता है, इसलिए ये दोस्तों अवशोषण होता है। फिर आता है दोस्तों अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दोस्तों एक न्यूट्रिएंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका अवशोषण होता है। सोल्यूबल अमीनो एसिड के रूप में ये अवशोषित होते हैं। कोशिका का निर्माण करने में, ऊतकों की मरम्मत करने में ये दोस्तों मेन काम होता है अमीनो एसिड का। फैटी एसिड आते हैं दोस्तों, जो कि ग्लिसरॉल और अम्ल और वसा के रूप में देखे जाते हैं। इनका भी दोस्तों अवशोषण जो है छोटी आंत में इलियम में इनका अवशोषण होता है। बाइल के इमल्सिफाइड में करने में इसका काम होता है। ये इसका प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? ऊर्जा निर्माण करना, हार्मोन व झिल्ली का निर्माण करना। हार्मोन्स व झिल्लियों जो बनी होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में, इन्हीं के द्वारा बनी होती है। फिर आता है दोस्तों विटामिन्स। विटामिन्स का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो विटामिन्स का जो अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। विटामिन्स का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। सोल्यूबल फॉर्म्स में होता है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील के रूप में विटामिन्स का यहाँ पर अवशोषण होता है। प्रतिरक्षा, त्वचा, दृष्टि, हड्डी आदि में सहायक होते हैं, क्योंकि विटामिन्स जो है इनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये काम आते हैं दोस्तों। त्वचा निर्माण में, दृष्टि, हड्डी आदि में ये सहायक होते हैं। इस प्रकार दोस्तों विटामिन्स का यहाँ पर मेन काम होता है। इसके अलावा दोस्तों मिनरल्स, खनिज का जो है अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये भी दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये दोस्तों आयंस के रूप में होते हैं, जैसे कैल्शियम, 2 धनायन, आयरन, सोडियम, इनके रूप में दोस्तों मिनरल्स का यहाँ पर जो स्टोरेज होता है। इनका काम क्या होता है दोस्तों शरीर में? मिनरल्स का हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों की मजबूती के लिए, रक्त के निर्माण में। याद रखिएगा खनिज का जो मेन काम होता है, जिसमें से दोस्तों रक्त का निर्माण होता है, हड्डियों का मजबूती, तंत्रिका संचालन में दोस्तों मिनरल्स का काम होता है, जो कि शरीर में छोटी आंत के रूप में अब छोटी आंत के माध्यम से, छोटी आंत और कहीं कहीं पर भी बड़ी आंत से दोस्तों ये अवशोषित किए जाते हैं, जिसके रूप में आयंस के रूप में दोस्तों स्टोरेज होते हैं, जिनका काम दोस्तों यहाँ पर हड्डी मजबूत करना, तंत्रिका संचालन करना और रक्त निर्माण करना यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों पानी का अवशोषण शरीर में कहाँ से होता है? क्योंकि आपने दोस्तों पानी पिया, अब वो कहीं ना कहीं के माध्यम से दोस्तों शरीर में आएगा, कोशिकाओं में आएगा। तो वह दोस्तों बड़ी आंत में इसका अवशोषण होता है। इसको दोस्तों आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये पूछा जाता है कि जल का अवशोषण जो है कहाँ से होता है? तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं कहीं होता है, लेकिन बड़ी आंत में यहाँ पर ज़्यादातर होता है। प्योर जो है H2O प्योर जल के रूप में इनका जो है स्टोरेज होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कोशिका का काम करता है दोस्तों। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, जैसे कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है जितना होता है वो उसको नियंत्रित करके रखता है, वो वाटर का काम है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी दोस्तों अब्सॉर्ब किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में अवशोषित होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के समूह के द्वारा होता है। आयंस के रूप में दोस्तों ये स्टोरेज होते हैं। जल का संतुलन बनाए रखना, तंत्रिका के संचार को में काम आता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 जो है विशेष रूप से अवशोषित होते हैं, जो कि छोटी आंत का इलियम वाला भाग यहाँ से इनके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। विथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स के द्वारा यहाँ पर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में और मस्तिष्क की क्रियाएं इनसे दोस्तों संचालित होती है। तो ये चार्ट दोस्तों आप हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, जिसमें हमने इंक्लूड किया है। एक ही साथ आपको सभी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ा में अल्वियोलाई का कार्य क्या होता है? तो एल्वियोलाई का काम क्या है दोस्तों यहाँ पर मानव फेफड़ाओं का? तो दोस्तों छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं मानव या फिर सबके फेफड़ों में छोटी छोटी एल्वियोलीज, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं दोस्तों। उसके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है किस माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचता है? तो यह दोस्तों फेफड़ों में जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसके माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन पहुंचकर पूरे बॉडी में जो है आदान प्रदान होता है। तो ये एल्वियोलाई का मेन काम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस एक्सचेंज का काम करता है एल्वियोलाई, जो कि यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? ये इजी प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इसी इजी प्रश्न में हम देखेंगे कई सारे फैक्ट्स
जो कि यहाँ पर प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है मानव शरीर में जो है कोशिका, रक्त कोशिका है जो कि थक्का बनाने में सहायक होती है। यदि मानव के शरीर में थक्का नहीं बनेगा तो दोस्तों हद से ज़्यादा ब्लड जो है चोट लगने पर जो है निकलता रहेगा, जो कि गंभीर समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में देखेंगे कि जो मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसमें कई अलग अलग फैक्ट्स घटक होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है, जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। कंपोनेंट में देखेंगे जैसे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है। 4 चीज़ों से मिलकर दोस्तों हमारा ब्लड बना होता है, उनका जो है अलग अलग कार्य होता है। और इन्हीं ब्लड का जो अपन चेकिंग करवाते हैं तो इन्हीं के चेकिंग के द्वारा हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है सभी के द्वारा जो है मिलकर रिपोर्ट सामने आती है कि कौन सा भाग कितना है, कितना डैमेज है, किसमें क्या प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं है, प्लेटलेट्स काउंट्स कितना है, ये सब रक्त के द्वारा जो है देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सभी इन सभी का कार्य क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, फंक्शन क्या है, विशेष तथ्य इसके रूप में देखेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं दोस्तों आरबीसी, जिनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल। इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, लाल रक्त कोशिका हिंदी में इनका नाम है। इनका कार्य क्या है दोस्तों, शरीर के अंगों तक जो है ऑक्सीजन का पहुँचाना। आपका ब्लड जो देखने को मिलता है कि रेड होता है दोस्तों, केवल रेड नहीं होता, सफ़ेद भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, जिसमें से एक अंग है, ऑर्गन्स है आरबीसी। आरबीसी का काम जो है शरीर के अंगों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के रूप में बांधता है, स्पेशल कार्य है। जैसे कि जैसे हमने ऑक्सीजन लिया सांस के थ्रू और फेफड़े में गया, और फेफड़े के नीचे जो है कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में चिपका लेता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पूरे शरीर में इसका संचार होता है। इसके अलावा आता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनका काम क्या है दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना, शरीर की रक्षा करना। जैसे आपके शरीर के अंदर कोई वायरस पहुंच गया तो उससे लड़ना दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है, क्योंकि पूरा शरीर जो है ब्लड से बना हुआ है। ब्लड 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। तो इम्यून सिस्टम का बढ़ावा देना यहाँ पर मेन काम होता है डब्ल्यूबीसी का। रोगों से लड़ते हैं दोस्तों, कई प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसके अंतर्गत जो होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये मेन प्रकार होता है डब्ल्यूबीसी का। तो ये आपको इसको याद रखना होगा कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं। अब यहाँ पर आता है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है दोस्तों, एक रक्त कणिकाएं होती हैं जिसका मेन काम होता है दोस्तों रक्त का थक्का बनाना, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करना। कट लगने पर रक्तस्राव को रोकता है दोस्तों। जैसे कभी कभी आपको चोट लग जाती है तो कुछ देरों बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर रक्त का थक्का बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण ही दोस्तों वहाँ पर रक्त का थक्का बनता है। जालीनुमा संरचना बनाने के कारण वहाँ पर रक्त जो है फंस जाता है और वहाँ पर थक्का बन जाता है। इसके अलावा आता है दोस्तों प्लाज्मा, जो कि अब आपके रक्त का ही एक कंपोनेंट होता है। रक्त का तरल भाग होता है, जिसके कारण जो है रक्त जो है तरल लिक्विड पदार्थ टाइप में होता है। पोषक तत्व जैसे हार्मोन्स, अपशिष्ट, एंटीबॉडी आदि को ले जाना प्लाज्मा का मेन काम होता है। यह दोस्तों रक्त का लगभग 55% भाग होता है। इसका आप ये मान लीजिए कि आपने 1 बूंद रक्त लिया तो उसमें आधा बूंद मतलब प्लाज्मा का होता है, पीला रंग होता है उसके अंदर, जो कि इसका मेन काम होता है। तो दोस्तों ब्लड का ये फंक्शन हुए, जिसके अंतर्गत कंपोनेंट्स का मेन फंक्शन है, किसका काम क्या है, इसको आपने टेबल के फॉर्मेट में जाना है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा कक्ष जो है शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त को है प्राप्त करता है। ऑक्सीजन रहित रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से प्रदान करता है, मतलब दायां अलिंद है। दायां अलिंद जो है मानव का शरीर का एक चैम्बर होता है, हार्ट का एक चैम्बर होता है, जिसके अंतर्गत जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दोस्तों, जिसके द्वारा शरीर में अशुद्ध रक्त आता है, और ये जो है दायां अलिंद के रूप में वहाँ पर स्टोरेज होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये जो परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ जानवर होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, जिनके हृदय जो है कक्षों के आधार पर वर्णन डिवाइड होता है, जो कि परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों चैम्बर ऑफ हार्ट के चैम्बर के अनुसार कौन से एनिमल्स हैं, किस श्रेणी में आते हैं, इनको आपको यहाँ पर, क्योंकि ये बायोलॉजी है दोस्तों, तो यहाँ पर कई भी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 कक्षीय हृदय किसका होता है दोस्तों, फिश जैसे रोहू, कतला, शार्क, इनका दोस्तों 2 कक्षीय हृदय होता है। पीसेस मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों 3 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब 3 कक्षीय हृदय। इसमें दोस्तों फ्रॉग मेन होता है, फ्रॉग, इसको आपको याद रखना होगा, पूछ लिया जाता है फ्रॉग का हृदय जो है कितने चैम्बर में डिवाइड होता है। ये दोस्तों उभयचर की कैटेगरी में आती है, जो कि जल और थल दोनों में ये निवास कर सकते हैं।
फिर आते हैं दोस्तों पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट, अंशतः 4 कक्षीय, मतलब पूरी तरीके से 4 कक्ष नहीं होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं रेप्टाइल्स जैसे लेजर्ड, स्नेक 3 कक्ष होता है दोस्तों स्नेक का, और क्रोकोडाइल के यहाँ पर 4 कक्ष होता है, लेकिन अंशतः 4 कक्षीय होते हैं। रेप्टाइल सरीसृप कैटेगरी में ये आते हैं दोस्तों, तो ये अंशतः होता है। फिर आते हैं दोस्तों 4 चैम्बर्ड हार्ट, पूरी तरीके से 4 कक्षीय पूर्ण हृदय, जिसका 4 कक्षों में डिवाइड होता है। उसमें आते हैं दोस्तों बर्ड जैसे पिजन, स्पैरो, आउल, मैमल्स, जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों स्तनधारी जैसे ह्यूमंस, डॉग, एलिफेंट, स्काउ। ये दोस्तों सभी पक्षी एवीज और मैमल्स स्तनधारी जो है 4 कक्षीय हृदय के होते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये चार्ट आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये इसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस के कारण नहीं होता है? तो यहाँ पर वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं। टीबी रोग एक ऐसा है जो कि वायरस के कारण नहीं होता। तो किसके कारण होता है दोस्तों? आइए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। इस पर हम देखेंगे दोस्तों वायरस और उनसे होने वाले रोग, यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इधर आपको देखने को मिलेंगे कि वायरस के नाम, और इधर आपको देखने को मिलेंगे रोग। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV वायरस, ये तो आपने देखा होगा, कई बार आपने इसको पढ़ा है। एड्स वायरस इससे फैलता है दोस्तों, एड्स रोग होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के द्वारा फैलता है। फिर आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस किससे फैलता है दोस्तों? फ्लू इन्फ्लुएंजा रोग का नाम है दोस्तों। और कोरोना वायरस SARS-CoV-2, ये दोस्तों कोविड-19 रोग का नाम है। फिर हेपेटाइटिस A, HAV और HBP और HCV, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ये 3 वायरस हैं दोस्तों, जिसके कारण एक लीवर संक्रमण होता है। मतलब तीनों लीवर संक्रमण का ही उदाहरण है दोस्तों। पोलियो वायरस दोस्तों किस रोग का नाम है? पोलियो रोग के कारण होता है दोस्तों। फिर राइनो वायरस जो है, वायरस का नाम के कारण जो है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम जो है राइनो वायरस के कारण होता है। फिर आता है दोस्तों डेंगू वायरस, जो कि डेंगू मच्छर के कारण होता है। बुखार, डेंगू बुखार जो है डेंगू वायरस के कारण होता है। फिर आता है दोस्तों चिकुनगुनिया वायरस, चिकुनगुनिया में होता है। जीका वायरस दोस्तों, जीका फीवर। मील्स वायरस जो है मील्स, खसरा रुबेला। मम्प्स वायरस जो होता है दोस्तों, मम्प्स कलसुआ जिसको बोला जाता है। फिर आता है दोस्तों रेबीज़ वायरस, डॉग के काटने के कारण रेबीज़ होता है। फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV, जो कि चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहा जाता है। कौन सा वायरस होता है दोस्तों? वर्सिएला जोस्टर, ये पूछा जाता है। फिर हर्पीज़ आता है दोस्तों, जो कि हर्पीज़ स्मॉल सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये रोग फैलता है। बच्चों में दस्त लगना यहाँ पर दोस्तों रोटा वायरस के कारण होता है। गर्भाशय कैंसर यहाँ पर दोस्तों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। तो इसको आप दोस्तों क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में काम आ जाए। आप क्या है कि एक बार आप सुनेंगे, एक बार चिंतन करेंगे, देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको जो है कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो आपको जो है रिकॉल करने में आसानी होगी। दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके आप हौसला बढ़ा सकते हैं। किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? दोस्तों क्वेश्चन तो हमने इजी इंक्लूड किया है, लेकिन उसके साथ में जो फैक्ट्स इंक्लूड किया है वो काफ़ी शानदार है, तो आप इसके साथ साथ फैक्ट्स को भी पढ़िएगा। ये तो आपको पता है कि विटामिन A की कमी से जो है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों NCERT क्लास 10 से 10 के साइंस के बीच में जो कंपोनेंट्स है फूड सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिसीज़, विटामिन और उसके कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें विटामिन A की कमी से कौन से रोग होते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पर रतौंधी, सूखी त्वचा, दृष्टि कमजोर यहाँ पर देखने को मिलता है। विटामिन B1 जिसे थाइमिन कहा जाता है, बेरी मांसपेशियों की कमजोरी, थकावट यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से होता है। B2 जिसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है, चाबुक, होठ, जीभ की सूजन, त्वचा संबंधी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। विटामिन B3 में जिसको नियासिन बोला जाता है, पिलाग्रा रोग होता है। पिलाग्रा रोग क्या है दोस्तों? त्वचा की एलर्जी, डायरिया जिसके कारण भ्रम पैदा होता है। विटामिन B6 पैराडॉक्साइन जिसको अनीमिया बोला जाता है, रक्ताल्पता, चिड़चिड़ापन, थकावट यहाँ पर विटामिन B6 की कमी से होता है। फिर आता है विटामिन B9 फोलिक एसिड जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसके गर्भ में दोष के जिसके कारण जो है गर्भ में दोष उत्पन्न होता है, फोलिक एसिड के कारण
होता है दोस्तों। फिर आता है विटामिन B12 कोबालमिन, जिसको पेनक्रियास एनीमिया बोला जाता है दोस्तों। नर्व की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आता है दोस्तों विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, यह स्कर्वी का मेन लक्षण है दोस्तों। विटामिन D क्या है? रिकेट्स, बच्चों में हड्डी कमज़ोर होना। ओस्टियोमेलेसिया यहाँ पर बड़ों में देखने को मिलता है। विटामिन D यहाँ पर दोस्तों हड्डियों से संबंधित रोग है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर आता है दोस्तों विटामिन E, कमजोरी, मांसपेशियों का पतन होना, प्रजनन में समस्या देखने को मिलना, यहाँ पर विटामिन E की कमी से होता है। फिर दोस्तों आता है विटामिन K, यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, रक्त का थक्का ना बनना या फिर अधिक रक्तस्राव, यहाँ पर विटामिन K की कमी के कारण यहाँ पर यही रोग देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आप इत्मीनान से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक ही टेबल में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया था, जिसके अंतर्गत मैंने कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। अभी तक के क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे मिले हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और इसके अलावा आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।